प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ को बहुत डिटेल में समझा। इस वीडियो के माध्यम से हम एलसीएम को समझेंगे और उससे जुड़े हुए हर फैक्ट को बहुत आराम से समझेंगे। एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों की तुलना करते हुए समझेंगे। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है एचसीएफ की, वो वीडियो ज़रूर देख लें। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लघुत्तम समवर्त यानी इसको शॉर्ट में लासा बोला जाता है। इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम भी हम इसको कहते हैं। समावर्त्य यानी सम प्लस अपवर्त्य। तो अपवर्त्य प्यारे बच्चों गुणज या मल्टीपल को बोला जाता है। ये गुणज क्या होते हैं? गुणज या मल्टीपल किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं की आपस में गुणा करके जो मान प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है? गुणज बोला जाता है। कोई भी संख्या आपस में ले लीजिए, तो उन संख्याओं की जब आपस में आप गुणा कराएंगे और गुणा करके जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो गुणज कहलाती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे तीन संख्याएं हमने ले ली यहाँ पर, 2, 3 और 7। 2, 3 और 7 की आपस में प्यारे बच्चों हम क्या कराएंगे? गुणा करा देते हैं, तो हमें 42 प्राप्त होता है। 7 × 21 और 21 दूनी 42। तो जो गुणा करके जो वैल्यू आई है वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? गुणज कहलाती है। गुणज। और जिन संख्याओं की आपस में हमने गुणा की है, तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड कहते हैं इनको। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। और एक नाम और है इनका, अपवर्तक। इनको अपवर्तक भी बोला जाता है। नीचे ये गुणनखंड की परिभाषा है। वह संख्याएं जो जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करती हैं या उन संख्याओं के आपस में गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3, 5, 2। 3, 5, 2 ये तीन संख्याएं हैं, इनकी आपस में हमने गुणा की तो हमें 30 प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो गुणज है, ये गुणज है। और जिन संख्याओं की आपस में हमने गुणा की है वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। और ये गुणनखंड दी गई संख्या यानी 30 को पूरी तरह विभाजित करते हैं। एलसीएम की परिभाषा को समझ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है एलसीएम कहलाती है यानी लासा कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम को किससे भाग करते हैं? संख्याओं से भाग दिया जाता है एलसीएम को। एलसीएम सबसे छोटी संख्या है, उससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। एचसीएफ में हमने क्या किया? एचसीएफ में हमने एचसीएफ से संख्याओं को विभाजित किया। एचसीएफ से संख्याओं को विभाजित किया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12, 18 और 24 का लासा ज्ञात करिए। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर जो 12 से, 18 से और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12, 18 और 24 से हमें उस संख्या में भाग देना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं के क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करके उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनको एक बार पिक करेंगे और जो शेष गुणनखंड रह जाते हैं हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। जबकि एचसीएफ में हमें सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने थे। जो गुणनखंड रह जाते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं, उनको हम वहाँ पर नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक बार शामिल करना है और शेष गुणनखंड को भी इसमें शामिल करना है। 12 के फैक्टर कर लें तो 12, 2 × 2 × 3, 18 के फैक्टर कर लेते हैं 2 ×
3 गुणा 3 और 24 के फैक्टर कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो प्यारे बच्चों हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं। दो दो तीनों पदों में है तो हमने 2 ले लिया, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो इसको भी ले लिया, 3 यहाँ है यहाँ तीनों में है तो हमने 3 को ले लिया। अब ये 2 नीचे वाली संख्या में इसको भी पिक कर लिया और जो ऊपर बीच वाली संख्या में यानी 18 में 3 रह जाता है हमने उसको भी पिक कर लिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी 8 गुणा 9 इक्वल टू 72। 72 क्या है, इसका एलसीएम है। हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक बार और जो गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी हमें इसमें शामिल करना है और सभी की गुणा कर देते हैं तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है। 72 एक ऐसी संख्या है जो दी गई तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है, 12 से, 18 से और 24 से, तीनों से 72 विभाजित हो जाता है। नोट है इसके संबंध में देख लीजिए, लासा सदैव दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जिन संख्याओं का एलसीएम हम निकालते हैं तो एलसीएम उन दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है या उससे भी बड़ा होता है। तो देख लीजिए कि हमने 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाला तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 24, लेकिन इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया है 72 यानी 72। तो 72 24 से बड़ा है बिल्कुल। तो एलसीएम सदैव सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, मासा सदैव दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। मासा सदैव सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों अगर 12, 18 और 24 का मासा देखा जाए यानी एचसीएफ देखा जाए तो वो या तो 12 के बराबर होगा या 12 से भी छोटा होगा। तो 12 है, 12 तीनों संख्याओं को विभाजित करता है नहीं करता, तो 12 से छोटी संख्या ले लीजिए यानी 6 गुणा 2 ले लीजिए। तो 6 इसमें 12 को विभाजित करता है, 18 को विभाजित करता है और 6 24 को विभाजित करता है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों 6 होगा। और इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो एलसीएम है 72। तो ये दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं कि एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। और अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम जो है एचसीएफ के बराबर या उससे बड़ा होगा। एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, वो बड़ा होगा किससे एचसीएफ से या उसके बराबर भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। आइए एलसीएम निकालने की विधि देखते हैं। एलसीएम किन किन विधियों से निकाला जाता है। पहली विधि है प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि। संख्याओं के गुणनखंड करने के उपरांत उभयनिष्ठ गुणनखंड एक बार लेते हैं तथा शेष गुणनखंड को भी शामिल कर लेते हैं और सभी की गुणा करा देते हैं तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं 12, 18 और 20। तो 12 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के फैक्टर कर लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 और 20 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। एलसीएम देख लेते हैं इनका। उभयनिष्ठ गुणनखंड दो तीनों संख्याओं में है, एक बार आ जाएगा
दो 12 का गुणनखंड है और 20 का गुणनखंड है, लेकिन 18 का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 को भी शामिल कर लिया। 3 12 में है, 18 में है, लेकिन 20 में नहीं है, तो इसको भी शामिल कर लेंगे। और शेष गुणनखंड यानी 3 और 5, इन दोनों को भी शामिल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इनकी गुणा करा देंगे आपस में। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 गुणा 9 यानी 180। तो प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम कितना आ जाता है? 180 आ जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उनके फैक्टर करने हैं। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो संख्याओं में दिया गया है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में दिया गया है, उसको एक बार लिखेंगे। और जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो गुणनखंड शेष रह जाते हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं और उनके आपस में गुणा करा देते हैं, तो एलसीएम हमें प्राप्त हो जाता है। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम घात विधि। दी गई संख्याओं को घातांक के रूप में परिवर्तित करते हैं, या पहले से परिवर्तित संख्याओं में से अधिकतम घात के गुणनखंड को लेते हैं और इन घातांकों की आपस में क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। आइए समझ लेते हैं। 8, 32 और 21, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8 के फैक्टर करते हैं प्यारे बच्चों। तो 8 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3, घातांक में परिवर्तित कर लिया। 32 के टुकड़े कर देते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 5। 21 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 21 के फैक्टर हो जाते हैं 3 गुणा 7। अब इन तीनों संख्याओं के प्यारे बच्चों हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि अधिकतम घात का गुणनखंड लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, फिर इनके आपस में गुणा करा देते हैं। तो 2 की पावर 3 है ऊपर वाली संख्या में, नीचे 2 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों? 5 है। 2 की पावर 5 है, और तीसरी संख्या में 2 की पावर शामिल नहीं है, यानी 2 की पावर 0 है। तो हम 2 की पावर 5 को शामिल करेंगे। 2 की पावर 5 को शामिल करेंगे। यहाँ से और यहाँ से 2 की पावर 5 शामिल हो गई। यहाँ पर 3 है, यानी 3 का मतलब है कि 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर नहीं है 3, तो यहाँ पर 3 शामिल हो जाएगा। और 7 ऊपर वाली संख्याओं में नहीं है, तो वो भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि हमें शेष गुणनखंड भी इसमें शामिल करने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनकी गुणा करा देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। 2 की पावर 5 32 होगा, और 7 तिया 21 होगा। 21 और 32 की गुणा करा देंगे, कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 2 के 2, 2 दूनी 4 और 3 7, और 3 दूनी 6, यानी 672। इसका एलसीएम हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। दी गई संख्याओं को घातों के रूप में बदल लेंगे। ये पहले से परिवर्तित, पहले से संख्या घातों के रूप में लिखी हुई है, तो उनमें से हम अधिकतम घात का गुणनखंड लेते हैं। जैसे 8 है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 21 को हम 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो हमें अधिकतम घात के गुणनखंड लेने हैं। तो दो एक फैक्टर है, तो 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 की पावर 5। 3 एक फैक्टर है, लेकिन 3 की पावर अधिकतम क्या है? 1, तो 3 लिखा। 7 एक फैक्टर है, भले ही ऊपर वाली संख्याओं में नहीं है, तीसरी संख्या में दिया है, तो 3 की पावर अधिकतम कितनी है? 1। 7 की पावर 3 की पावर 1 अधिकतम है, और 7 की पावर भी 1 अधिकतम है, तो दोनों फैक्टरों को यहाँ पर शामिल कर लेंगे और आपस में गुणा करा देंगे, तो 672 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल देख लेंगे। 12 है,
12 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। 32 को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 2 की पावर 5, और 72 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 3 गुणा 3, यानी इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं अधिकतम घात विधि के मेथड से। तो हमें क्या करना है, अधिकतम घात का गुणनखंड लेना है। तो हम सबसे पहले 2 को देख रहे हैं, लेकिन 2 की अधिकतम घात कहाँ है, 2 की पावर 5। इससे बड़ी अधिकतम घात और कहीं नहीं है। तो 2 की पावर 5 हमने यहाँ ले लिया। 3, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यह नहीं है, और यह 3 की पावर 2 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 3 की पावर 2 को शामिल कर लेंगे। तो 2 की पावर 5 32 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है। तो 9 दूनी 18, और 9 तिया 27, और 1 28। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 288। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरी विधि है भाग विधि। सभी संख्याओं को एक साथ भाग देकर लासा निकालते हैं। भाग विधि से हम दी गई संख्याओं को एक साथ भाग करेंगे, और जो भाजक हैं उनको शामिल करेंगे, और जो नीचे अवशेष गुणनखंड आते हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। 12, 18 और 24 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो उन्हें एक साथ लिख लेंगे और 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 छक्का 12, 2 नाम 18, और 12 दूनी 24। 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चौक 12। फिर प्यारे बच्चों हमने इन्हें 2 से विभाजित कर दिया। तो 2 एकन 2, 3 विभाजित नहीं होता तो 3 लिख लिया, और 4 को विभाजित कर दिया, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों ये भाजक तो शामिल करेंगे ही, लेकिन शेष जो आता है उनको भी शामिल इसमें कर लिया जाता है। तो एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों इसमें, 2 गुणा 3 गुणा 2 ये लिखा, और शेष नीचे के भी गुणनखंड इसमें हमने लिख लिए, 3 और 2। इनकी गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 तिया 9, 8 कितना हो गया, 72। तो प्यारे बच्चों इनका एलसीएम कितना हो गया, 72 हो गया। सभी विधि हमसे आनी चाहिए, तीनों विधियां हमसे आनी चाहिए, घात विधि, भाग विधि, और सामान्य गुणनखंड विधि। ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि एलसीएम निकालने के लिए हमें कौन सी विधि अप्लाई करनी है। तीनों विधि बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आगे हम प्रश्नों में इनका अभ्यास भी कर लेंगे। आइए समझ लेते हैं लासा और मासा का आपस में क्या संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रश्नावली के सवाल इसी पे बेस्ड आएंगे। मासा को भी समझ लेंगे और लासा को भी समझ लेंगे। यहाँ पर मासा जो है दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। मासा में हम संख्याओं को विभाजित करते हैं, किंतु लासा यानी एलसीएम में संख्याएं एलसीएम को विभाजित करती हैं, यानी एलसीएम को संख्याएं विभाजित करती हैं। मासा दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। मासा जो है यानी एचसीएफ है, वो दी गई संख्याओं का एक गुणनखंड है। और कैसा गुणनखंड है, सबसे बड़ा। दी गई संख्याएं लासा का गुणनखंड होती हैं। इसमें संख्याएं जो है वो लासा का एक गुणनखंड होती हैं, यानी संख्याएं लासा को विभाजित करती हैं। मासा संख्याओं का गुणनखंड होता है, यानी ये संख्याओं को विभाजित करता है।
मासा कैसे ज्ञात करते हैं हम? उभयनिष्ठ गुण उभयनिष्ठ गुणनखंडों की आपस में गुणा करके हम मासा ज्ञात करते हैं। लासा में हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों की गुणा और शेष गुणनखंड जो उभयनिष्ठ नहीं होते हैं उन गुणनखंडों को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों की गुणा यानी ये मासा के बराबर है, मासा के बराबर है। तो इसलिए एलसीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचसीएफ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ के बराबर या उससे बड़ा होगा, कभी भी एलसीएम एचसीएफ से छोटा नहीं हो सकता है। उभयनिष्ठ उपखंडों की गुणा यानी ये मासा के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लासा बराबर मासा गुणा शेष गुणनखंड, मासा गुणा शेष गुणनखंड। प्यारे बच्चों, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मासा सदैव लासा को विभाजित करेगा, मासा हमेशा लासा को विभाजित करेगा, यानी शेष गुणनखंड बराबर लासा बटा मासा। ये शेष गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों? मैं बार बार कह रहा हूं कि शेष गुणनखंड ये क्या है? ये वो गुणनखंड हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो कॉमन नहीं है। दी गई संख्याओं में जो गुणनखंड कॉमन नहीं है वो क्या है? शेष गुणनखंड के नाम से उनको हम जान रहे हैं। मासा सदैव लासा को विभाजित करता है, ये मैं आपको अभी बताया। मासा और लासा के संबंध को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12, 18 और 24। बहुत ध्यान से समझना है, पूरी कंसेप्ट इसी पे आधारित है। तो प्यारे बच्चों, हम इनका गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुणा 3। 18 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो प्यारे बच्चों, इनका हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में हमने देखा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं, हमको क्या लेना है? सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हमने 2 शामिल कर लिया, दो यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है तो हम इसको नहीं ले सकते। 3 यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ भी है, तो हम 3 को शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसका एचसीएफ कितना आ गया? 6। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो तो लेंगे ही, और जो शेष गुणनखंड हैं वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो 2 उभयनिष्ठ है, ले लिया हमने। इसके बाद ये 2 यहाँ पर उभयनिष्ठ है, इसको ले लिया। 3 उभयनिष्ठ है, इसको ले लिया, और शेष 3 भी हमने इसमें शामिल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए कि इसका एचसीएफ कितना आया था? 2 गुणा 3। तो क्या 2 गुणा 3 एलसीएम में शामिल नहीं है? 2 गुणा 3 एचसीएफ में एलसीएम में शामिल है। तो हम इसलिए इसको ये कह सकते हैं, इसकी जगह हम एच लिख देते हैं। तो एल बराबर एच गुणा 2 गुणा 3। तो यानी एचसीएफ एलसीएम का एक गुणनखंड है। तो जो 2 और 3 बचे हैं ये प्यारे बच्चों क्या कहला रहे हैं? शेष गुणनखंड, शेष गुणनखंड। अगला नोट है 2 संख्याओं के लिए।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। यदि दो संख्याएं आपको दी गई हैं तो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने 12 और 18, तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? गुणनफल हो गया 12 गुणा 18, तो 216। इनका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम कितना हो गया? 18। या 18 से बड़ी संख्या तो 18 दूनी 36। 12 से 36 विभाजित है और 18 से भी, तो ये आ गया आपका 36। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें तो 6 गुणा 36 जो होगा 216 के बराबर होगा। तो संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, ये शर्त सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। अगर संख्याएं तीन, दो से ज़्यादा आएंगी तो कंडीशन बदल जाएगी। भिन्न संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम को समझते हैं। तो भिन्न भिन्न होती है प्यारे बच्चों, भिन्न होगी आपकी अंश बटा हर। तो जब भिन्न संख्याओं का मासा निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे तो अंश का क्या लेंगे हम? अंश का क्या लेंगे? मासा। और हर का क्या लेंगे प्यारे बच्चों? लासा। एलसीएम निकालेंगे तो अंश का क्या लेंगे? लासा। और हर का क्या लेंगे हम? मासा। ध्यान रखिएगा इसका। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है 0.04, 0.16 और 2.4। प्यारे बच्चों, इन संख्याओं को पहले साधारण भिन्न में बदल देते हैं। 0.04 नीचे 100 हो गया, 4 से इसको कट कर दिया तो प्यारे बच्चों 1/25 हो गया। 0.16 साधारण भिन्न में बदल दिया इसको तो 100 हो गया। और प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 4/25। 2.4 साधारण भिन्न में बदल दिया 2/10 यानी 12/5। तो अंश क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर अंश है आपके 1, 4 और 12। हर क्या है यहाँ पर? 25, 25 और 5। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों? एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 1, 4, 12 का लासा। 1, 4, 12 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे तो प्यारे बच्चों 12 आ जाएगा यानी अंश का। और हर का 25, 25 और 5 का मासा निकालेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 5। अब हमें पूरी भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना है। सभी भिन्न का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों? 12/5। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। 2.4 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। उम्मीद है प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब इससे जुड़े हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अभाज्य या सहअभाज्य संख्याओं का लासा सदैव उनका गुणनफल होता है।
यदि अभाज्य संख्याएं हैं यानी उनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे सीधे हम संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जब संख्याएं अनुपात में लिखी जाती हैं तो उनके मध्य से उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी मासा कट जाता है। दो संख्याएं 12 और 18 ले लेते हैं। जब इनको अनुपात में लिखेंगे 12:18, अनुपात मीन्स बटा या भाग, तो 12/18, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो जो शुद्ध अनुपात निकल कर के आता है वो 2:3 आता है। तो प्यारे बच्चों, इनके मध्य से कटने वाली संख्या क्या है, जो संख्या कट गई है, कटने वाली संख्या क्या है, कटने वाली संख्या क्या थी, 6 है। तो ये 6 क्या है प्यारे बच्चों, ये मासा कहलाती है, ये मासा कहलाती है। और शेष जो गुणनखंड निकल के आए हैं यानी शुद्ध अनुपात जो निकल के आया है, तो ये प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, शेष गुणनखंड। क्या कहलाते हैं, शेष गुणनखंड। अब इसी सवाल को हम इस तरीके से देख लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, और मासा कितना है, 6 है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए 6 जब मासा है तो जो शेष गुणनखंड है उनमें हम 6 से गुणा करा देते हैं। तो 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 18। यानी अनुपातिक संख्याओं में मासा से गुणा कराने पर हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि लासा बराबर मासा गुणा शेष गुणनखंड। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको याद रखेंगे, लासा बराबर मासा गुणा शेष गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों, हमें मासा पता है कितना है, 6 है, और शेष गुणनखंड जो कि अनुपात में हमें दिए गए हैं 2:3, यानी मासा में शेष गुणनखंड से गुणा कराने पर हमें लासा प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है बहुत आराम से, बहुत अच्छे से उसको समझ लें। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।